सन 1847 में एक आयरिश आर्टिस्ट जेम्स मैकॉनी ने आयरलैंड के हालात की कुछ इस तरह से तस्वीर खींची, जिसमें आयरलैंड की गलियां लोगों की लाशों से भरी हुई थी। माँ ने अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थी। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मंडरा रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन, या जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, सिर्फ 7 सालों में 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले चुका था। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे से मौत के मुंह में चली गई। दोस्तों, ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इस डिजास्टर के गुजरने के बाद भी कई सालों तक आयरलैंड एक गरीब और बैकवर्ड कंट्री ही रहा। मगर आज अगर आप दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट देखें तो आयरलैंड आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर नजर आएगा। दोस्तों, आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। आयरलैंड की 90% इकोनॉमी कृषि कार्य पर निर्भर थी और आयरलैंड के करीबन 80% जमीन पर एक ही चीज उगाई जाती थी और वो थी पोटैटो, जिसे हम आलू कहते हैं। लेकिन आयरलैंड के पास ना तो नॉर्वे और कतर की तरह ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ऑयल रिजर्व है, और ना ही उसकी पॉपुलेशन सिंगापुर या लग्जमबर्ग की तरह छोटी है, और ना ही उसे स्विट्जरलैंड की तरह कोई तारीखी एडवांटेज मिला है। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? भूख और मौत के साए से निकलकर आज आयरलैंड इतना अमीर कैसे बन गया? दोस्तों, आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। आयरलैंड की 90% इकोनॉमी कृषि कार्य पर निर्भर थी और आयरलैंड के करीबन 80% जमीन पर एक ही चीज उगाई जाती थी और वो थी पोटैटो, जिसे हम आलू कहते हैं। 17वीं सदी में आयरलैंड पोटैटो कल्टीवेट करने वाला यूरोप का पहला रीजन था। यही आलू वो चीज थी जिसकी वजह से आयरलैंड की आबादी पूरे यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रही थी। 1700 में आयरलैंड की आबादी 3 मिलियन यानी 30 लाख थी और ये 100 सालों में बढ़कर 5 मिलियन हो गई। और फिर डिजास्टर होने से पहले 1846 में आयरलैंड की पॉपुलेशन 8 मिलियन तक जा पहुंची थी। सिर्फ 150 साल में 268% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ और इसकी एक ही वजह थी और वो था पोटैटो। दोस्तों, आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध एक पूरी आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफी था। और क्योंकि ये बड़ी आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता था और वो भी काफी बड़ी मात्रा में, तो ये बहुत जल्द आयरलैंड के हर फैमिली का मेन फूड सोर्स बन गया। और दोस्तों, यही चीज आयरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। आयरलैंड की सारी आबादी सिर्फ एक खाने पर निर्भर हो चुकी थी और इसलिए जब 1845 में आयरलैंड में डिजास्टर हुआ और आलू की फसलें तबाह होना शुरू हो गई, तब लाखों के हिसाब से लोग मरना शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी तबाही थी और अभी तक आयरलैंड इसके इफेक्ट से बाहर नहीं निकल सका है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, 1846 में आयरलैंड की आबादी थी 8 मिलियन। 1845 में आयरलैंड में जबरदस्त फैमिन आया जिसकी वजह से पोटैटो की करीबन 40% फसलें तबाह हो गई और 1 साल बाद 1846 में आलू की सारी फसलें तबाह हो चुकी थी। दोस्तों, इमेजिन करें कि आपके पास खाने की एक ही चीज हो और वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या हश्र होगा। इस सारे समय में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की बिल्कुल भी कोई मदद नहीं की। सिर्फ 10 सालों में 1845 से 1855 के बीच आयरलैंड की आबादी में से 30 लाख लोग कम हो गए। इस 30 लाख लोग में से 10 लाख भूख और बीमारी से मर चुके थे, जबकि बाकी के 20 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ भाग गए थे। इतनी बड़ी इमिग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी और इसलिए 1860 में अमेरिका में 81% आबादी आयरिश थी। ये इतना बड़ा लॉस था कि 200 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक आयरलैंड इस पॉपुलेशन गैप को फिल नहीं कर पाया है। इसलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला देश है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। दोस्तों, फैमिन 6-7 सालों में खत्म हो गया मगर आयरलैंड के हालात खराब से खराब होते गए। 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली, मगर 10 साल बाद ही उसे एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा जब 1932 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से आयरलैंड पहले ही दुनिया से कट ऑफ था और ब्रिटेन से उसके रिलेशन वैसे ही ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हो गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स तबाह हो गई थी, केवल एक देश को छोड़कर, जो था सोवियत यूनियन। आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन के एग्जाम्पल को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों को नेशनलाइज किया गया, इंपोर्ट को बंद किया गया ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। मगर इस सब का आयरलैंड की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। आयरलैंड के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्स तो थे नहीं और ना ही बाकी यूरोप की तरह आयरलैंड में कोई बड़ी इंडस्ट्री थी, इसलिए इंपोर्ट बंद करने से रॉ मटेरियल की कमी हो गई और सिर्फ 10 सालों में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 5 लाख और आयरिश आयरलैंड छोड़कर भाग गए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां यूरोप तरक्की कर रहा था, वहीं आयरलैंड गरीब से गरीब होता जा रहा था।
लेकिन ये सब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर शॉन लेमार्स ने मशहूर आयरिश इकोनॉमिक्स टी के विटेकर के साथ मिलकर फैसला किया कि अब फाइनली इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो कि आयरलैंड की तकदीर बदलने वाला था। आयरलैंड में नेशनलाइज की गई कंपनियों को फिर से प्राइवेट कर दिया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बाहर की कंपनियों पर से टैक्स हटा दिया गया और इंपोर्ट को खोल दिया गया। और सबसे बड़ा काम यह किया गया कि एक फ्री जोन बनाया गया जहां पर मौजूद किसी कंपनी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। आयरलैंड ने सारे बड़े बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट भी बनाया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दी। इन कंपनियों में इंटेल और डीबीआर भी शामिल थी। दोस्तों, इकोनॉमिक सक्सेस के बाद आयरलैंड ने टारगेट किया यूरोपीय इकोनॉमिक्स अलायंस में शामिल होना। इसी दौरान 1967 में आयरलैंड ने पूरे मुल्क में फ्री एजुकेशन स्कीम चालू की। इसमें अंडर ग्रेजुएट तक हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन की सेकेंडरी स्कूल की बुक्स का खर्चा गवर्नमेंट ही देती थी। दोस्तों, धीरे धीरे आयरलैंड के हालात बदलना शुरू हो रहे थे, मगर फिर 1970 में आयरलैंड को एक और झटका लगा। 1970 में अरब इजराइल वॉर के बाद लगने वाली ऑयल सेंसरशिप की वजह से यूके और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल गई। बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और इंडस्ट्री बंद हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। मगर इस समय में आयरलैंड ऐसे किसी क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार था। आयरलैंड ने अपने आप को बाकी यूरोप के मुकाबले फेवरेबल बनाने के लिए कुछ और कानून पास की। इनकम टैक्स 20% से कम करके 10% कर दिया गया। एम्प्लॉयज को हायर एंड फायर करना आसान कर दिया गया। जहां बाकी यूरोप में बिजनेस के किसी भी एम्प्लॉय को निकालने के लिए एडवांस सैलरी और नोटिस देना पड़ता था, वहीं आयरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता था और इसलिए कंपनियों की नज़र में आयरलैंड एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री के रूप में सामने आने लगा। अगले 20 सालों में आयरलैंड ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन इससे भी जबरदस्त चीज हुई 1993 में, जब यूरोपीय यूनियन ने सिंगल मार्केट अलाउंस कर दी, जिसके बाद से आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया। टैक्स फ्री पॉलिसीज, फ्रेंडली इन्वायरमेंट और जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से सारी दुनिया से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन आयरलैंड में अपने ऑफिस सेटअप करने लगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि 10 सालों में 1990 से 2000 के बीच आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से 49.2% तक चली गई। इतनी कंपनियों के आने से ज्यादा जॉब्स बनना शुरू हो गई। टैक्स कम थे, सैलरी ज्यादा थी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती गई और लोग पैसा खर्च करते गए और जिससे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बढ़ती गई, डिमांड बढ़ते गए और कंपनी आती गई और एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लूप बन गया। सरकार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने वेलफेयर और सुधार कार्य बड़ी मात्रा में किए। 2007 तक आयरलैंड यूरोप का तीसरा अमीर देश बन चुका था। आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से 40% ज्यादा थी। ब्रिटेन, जिसने 150 सालों तक आयरलैंड पर कब्जा किया था, अब उससे बहुत गरीब था। तो दोस्तों, ये थी आयरलैंड के अमीर देशों में शामिल होने की पूरी हिस्ट्री। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।